एबीवीपी जीत गई तो ये एबीवीपी की हार है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है एबीवीपी को, उसके नाम के आगे चिट लगाई गई। ये सरासर गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तरीके से बात होती है। अगर आप देखेंगे रौनक खत्री की, अगर आप वीडियोस को देखेंगे, जिस तरीके से रौनक खत्री स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाता है, वहाँ पे टीचर्स ने उनको बोला कि गोबर से लेप करके कमरे ठंडे रहते हैं। तो सबसे पहले जो गोबर लगाया गया वो टीचर्स ने लगाया। वो पप्पू पास हो नहीं पाए हैं अभी तक, और मोदी जी जो हैं उन्होंने आज बहुत काम किया है अभी तक। मैं हज़ारों सच बोलूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब, तो उसने हमें लाजवाब को कर दिया झूठ से। और लोगों को प्रेशराइज किया कि आप इस पे वोट दो। अगर आप सोचते हो कि इस तरीके से आप इलेक्शन जीत जाओगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जनता आपके ऊपर से भरोसा खो चुकी है। स्टूडेंट्स को अब एबीवीपी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। तो ये साफ दर्शाता है कि आप अगर पैसे खर्च करके आप सोचते हो कि आप चुनाव जीत गए हो और आप इतनी सारी चीज़ें करोगे जिससे कि स्टूडेंट प्रभावित हो जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि आप ना तो स्टूडेंट्स के मुद्दों के ऊपर बात करते हो, ना किसी और चीज़ों को लेकर के बात करते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे या कहें एनएसयूआई के लोग जाते हैं टीचर के यहाँ गोबर लगा देते हैं, कभी फोड़ देते हैं शीशा, तो ये गुंडागिर्दी छात्रों में कैसे आ रही है? देखिए, गुंडागर्दी नहीं है, वो अपनी बात प्रशासन तक कहने का एक तरीका है, माध्यम है। अगर आप अगर किसी भी टीचर के पास जा रहे हो, किसी प्रोफेसर के पास जा रहे हो, वाइस चांसलर के पास जा रहे हो, अगर वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप प्रेसिडेंट हो, अगर प्रेसिडेंट की बात ही नहीं सुनी जाएगी, डूसू के प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी जाएगी, तो आप सोचिए आम स्टूडेंट जो है उसकी बात कौन सुनेगा और उसकी बात कब तक वहाँ तक पहुँचेगी। तो बात पहुँचाने का एक तरीका है, मान सकते हैं कि वो थोड़ा एग्रेसिव तरीका है, बट अगर उनको एग्रेसिव वे में ही समझ में आता है तो समझाने का तरीका वही बेहतर है। अच्छा, तो मतलब कोर्ट नहीं समझा सकता, जो है स्टूडेंट समझाएंगे एग्रेसिव तरीके से। देखिए, एग्रेसिव तरीके से नहीं, अगर कोई बात पहुंचाना चाहते हो, जिस तरीके से आप देखेंगे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रौनक खत्री ने देखा कि बच्चे झुक करके बात कर रहे थे। बच्चे कोई आतंकवादी तो नहीं, वो झुक करके बात क्यों करेंगे जब सीधा संपर्क साध सकते हैं। तो अगर रौनक खत्री ने वो चीज़ हटा दी और आप उस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो गुंडागर्दी है, तो वो गुंडागर्दी थोड़ी है। एक स्टूडेंट एक टीचर से या एक रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहता है, उसको कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहता है और वो झुक करके पूछ रहा है और उसको उसकी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा, और अगर उसको हटाना, अगर आप गुंडागर्दी कहते हैं तो हाँ, हम मानते हैं कि एनएसयूआई ने गुंडागर्दी करी। अच्छा, एनएसयूआई ने जो है मान लिया है कि गुंडागिर्दी करी है। अब ये बताइए एबीपी कैसे जीत गई एबीवीपी? पहले तो मैं सबसे पहले विद्यार्थी परिषद को 3-1 की जीत के लिए सबसे हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक जगह नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो सारे हिंदुस्तान में अखिल विद्यार्थी परिषद ने हर यूनिवर्सिटी में अपना परचम लहराया है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बिहार हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी है विद्यार्थी परिषद ने काम किया है और काम के बल पे वोट लिया है। आज बात करते हैं एनएसयूआई वाले की चोरी की है, कुछ किया है। अगर आप एक विश्वविद्यालय से बात करते हैं, क्रोडीमल कॉलेज, हंसराज को, जहाँ के 1-2 वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल किए गए, लेकिन आप ये अगर पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी को संक्षिप्त में देखेंगे तो 70 कॉलेजों ने प्रधान इसको चुना है, प्रेसिडेंट को 70 कॉलेजों ने वाइस प्रेसिडेंट चुना है, सेक्रेटरी चुना है। अगर वोट चोरी हुई होती तो राहुल जांसरा ना जीतता, वोट चोरी हुई होती तो ये रिजल्ट 3-1 की जगह 4-0 भी आता, 4-0 भी आता, जैसे भी होता। आज अगर विद्यार्थी परिषद ने काम किया, विद्यार्थी परिषद से अगर छात्रों की नाराजगी थी तो वो पिछले चुनाव में देखी गई, जहाँ की रिजल्ट 2-2 बराबरी पर रहा था। पिछले चुनाव के प्रेसिडेंट थे रौनक खत्री जी एनएसयूआई के, जिनको कि रील मंत्री बोला गया, रील प्रेसिडेंट बोला गया। उन्होंने रील बनाने के से और कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने वो काम किया होता तो विद्यार्थी परिषद आज ये चुनाव में रिजल्ट विद्यार्थी परिषद के फेवर में नहीं आता। ठीक, जहाँ तक बात आई कि अभी आपके सहयोगी बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे सहयोगी नहीं है, ठीक है, बीजेपी के सहयोगी हैं जो भी बोल रहे थे कि उन्होंने जाके शीशे तोड़े या जो भी किया। आप एक बात बताइए, शीशे तोड़ना किसी बात का न्याय है क्या? अगर आप किसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, आप जाके शीशे तोड़ेंगे, आप जाके बीसी को एक अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दीजिए, जाके उसका समाधान किया जाएगा। शीशे तोड़ना कहाँ, किसी कॉलेज में जाके प्रिंसिपल के कॉलेज में जाके गोबर लगा देना, वो कोई न्याय है क्या? बताइए। गुंडागर्दी है, ये सरासर गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तरीके से बात होती है, आराम से बैठ के मीटिंग होती है, उसमें बात होती है। लेकिन एनएसयूआई के लोगों का तो ये कहना है कि गुंडागिर्दी नहीं है, ये इंसाफ पाने का तरीका है, अपनी बात रखने का तरीका है। देखिए, अगर आप देखेंगे रौनक खत्री की, अगर आप वीडियोस को देखेंगे, जिस तरीके से रौनक खत्री स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाता है
और वो कई बार अगर आप देखेंगे तो वो जब जाता है और वो जाने के लिए समय मांगता है, और टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से ही नहीं मिलते हैं। आप समझिए कि डूसू का अध्यक्ष है, वो जाकर के टीचर से या वाइस चांसलर से मिलने का समय मांगता है। वो स्टूडेंट्स के को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझिए अगर 15-20 हज़ार स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वो उनको जाकर के रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके मुद्दों को लेकर के बात करना चाहता है। और अगर उसके बावजूद अगर वाइस चांसलर या प्रॉक्टर अगर उनसे नहीं मिलता और अगर वो थोड़ा एग्रेसिव होकर के अगर कोई भाषण देता है या कोई वार्तालाप करता है तो उसको आप कैसे किस तरीके से गुंडागर्दी कह सकते हैं? गुंडागर्दी उसको कहते हैं जिस तरीके से अच्छा, शीशा फोड़ना, गोबर लगाना गुंडागर्दी नहीं? देखिए वोट जो गोबर लगाया गया उससे पहले आप समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहाँ पे टीचर्स ने उनको बोला कि गोबर से लेप करके कमरे ठंडे रहते हैं। तो सबसे पहले जो गोबर लगाया गया वो टीचर्स ने लगाया, स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया। वो एक आफ्टर रिएक्शन था कि स्टूडेंट्स क्यों बैठेंगे गोबर के अंदर, आप कॉलेज के अंदर एसी लगाओ। अगर आपको ठंडक करने का इतना ही शौक है तो यूनिवर्सिटी को हर क्लासरूम के अंदर एसी लगाने चाहिए जिससे स्टूडेंट को ठंडक मिल सके। अब आप गोबर लगाएंगे क्या? सीमेंट की जो दीवार है उसके ऊपर आप गोबर लगाएंगे तो अगर जाकर के एक आफ्टर रिएक्शन आया वो स्टूडेंट्स के साथ गया, और अगर वो आफ्टर रिएक्शन को अगर आप सोचते हो कि वो गुंडागर्दी है तो आप कुछ भी कह सकते हो। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है गुंडागिर्दी है साफ तौर पे कि नहीं? शीशे तोड़ देना और शायद कहीं ना कहीं रौनक खत्री ही जो है एनएसयूआई की हार का कारण है। गुंडागर्दी नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो गोबर है, बीजेपी खुद मानती है कि गोबर पवित्र है, तो उनके जो भी तो आपको क्या लगता है नहीं है पवित्र? नहीं, गोबर पवित्र है। आप भी मानते हैं? मानता हूँ गोबर पवित्र है, तो उनके यदि नेम प्लेट पे गोबर लग गया तो ये तो शुभ ही है, अशुभ कहाँ से है? गोबर लगना शुभ बात है। हिंदू धर्म में आप देखिए, सनातन में उठा लीजिए, जब कभी पूजा होता है तो गोबर से लिपाई होती है, फिर वहाँ पे पूजा होता है। अच्छा, फिर कांच तोड़ना भी शुभ काम का आरंभ होता है? नहीं, कांच तोड़ना जो को जवाब दिया गया है। आज के इनके जो नतीजे आए हैं कल, जिसमें एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो एक शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये इन गोबर का, ये उन रीलों का, ये जो तोड़ फोड़ी करी, जो गेटों पर चढ़ाई करी, ये उसका नतीजा है कि आज छात्रों ने आके, जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे थे, जो केवल रीलों पे इंस्टाग्राम पे देख रहे थे कि हम जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारा एडमिशन होगा तो हम जाके इस वोटिंग का, उस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, और आज उन्होंने उस सिस्टम का पार्ट बन के उस सिस्टम के अंदर आके और एबीवीपी को मतदान करके ये एनएसयूआई को दिखाया है और उन्होंने खत्री को दिखाया है कि मतदान क्या होता है और लोकतंत्र में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। आपसे जानना चाहूँगा एनएसयूआई की हार का कारण क्या है? एनएसयूआई की हार का कारण यही है, जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चलती थी, ये आज से नहीं, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। और साथ में जो राहुल गांधी जी जो हैं, उनकी तो बताना ही क्या है, उनके बारे में सबको पता है। वो पप्पू पास हो नहीं पाए हैं अभी तक, वो अभी तक जो है फेल ही हो रहे हैं। और मोदी जी जो हैं, उन्होंने आज बहुत काम किया है अभी तक, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए भी काम हो रहा है। ये सब गुंडागर्दी को कभी बीजेपी ने कभी प्रमोट नहीं किया। के लिए तो आपने पूरा एक लिस्ट खड़ा कर दिया, गौतम अदानी, उसी पप्पू के लिए, उसी पप्पू के इमेज के लिए आपको एक एक चैनल खरीदने पड़े। याद करिए, एनडीटीवी आपने खरीदा, क्यों खरीदा? इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण है सर? प्रमाण है, किसने खरीदा? आपको पता है कि अदानी जी ने खरीदा है? प्रमाण के साथ बात कीजिए ना, हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। बीजेपी ने इतनी सारी वैकेंसीज दी है, जॉब अवेलेबल करवाया, स्टूडेंट्स के लिए कितना कुछ किया, ठीक है, देश के लिए इतना कुछ किया। कि बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर जब आए थे तो अच्छे दिन की बात करी थी। उस टाइम पे बीजेपी का हर नेता बोलता था कि पेट्रोल अगर आपको 40 रुपए लीटर मिलेगा तो आपको कितनी खुशी होगी। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, और उस समय 50 रुपये लीटर बोला, 40 रुपये 50 रुपये बोला था, और अगर आज आप देखेंगे तो 95 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। डीजल महंगा हो गया, घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया, और अच्छे दिन वो कहाँ गए। और जिस डॉलर की बात किया करते थे कि डॉलर गिरता है तो इंडिया की साख गिरती है, आज डॉलर का रेट 2025 में 88 रुपये हो गया। तो अब समझिए 2014 के अंदर डॉलर का रेट क्या था और आज की डेट में डॉलर का रेट क्या है। तो जो बातें विकास की गई थी, जो अच्छे दिन की बात की गई थी, वो अच्छे दिन तो मोदी जी के साथ गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 के अंदर सौदागर आया था, सपनों का सौदागर। अगर कहेंगे तो अच्छे दिन से क्या उम्मीद करते हैं? अच्छे दिन से यही है जो पहले इटली के पास जाती थी कांग्रेस, इटली यूरोप की तरफ से चलती थी, आज मोदी जी के उसमें कार्यकाल में यूएस के साथ अनबन चल रही है। वो किस लिए चल रही है? उसी पेट्रोल को लेके, रशिया से जो पेट्रोल आ रहा है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी इतनी वो हो रही है कि इंडिया जो है यूक्रेन के खिलाफ रशिया का साथ दे रहा है। वो जी बताइए क्या? मैं जो बोल रहे हैं ना उस पर बता रहा हूँ को मित्रता निभा रहे हैं ट्रंप साहब इंडिया के साथ। जो मोदी जी गलवाहे डाले मिलते हुए थे, वो मित्रता निभा रहे हैं। जो 50% टैरिफ हम भुगत रहे हैं, हमारे सामान यूएसए में जो महंगे हो रहे हैं, वो सिर्फ मित्रता का कारण है।
आपके अंदर इतना भी यदि स्पाइन नहीं है कि आप अपने मुद्दों को लेके खड़े हो जाएं इंटरनेशनल मंच पे, विश्वगुरु बोलते हैं आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे? विश्व गुरु तो हम शुरू से ही हैं। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, वेद के मामले में, उपचार के मामले में, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के मामले में। शिक्षा जो सबसे आपने शायद सुना नहीं, इन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। उन्होंने बीजेपी बोला है, ये नहीं बोला भारत। आप बताइए। तो मोदी जी तो भारत को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। पीएम तो वो हमारे भारत के ही हैं। तो आप बता रहे थे कि शुरू से ही हैं, शुरू से तो वो पीएम थे नहीं। मोदी जी पीएम नहीं थे, लेकिन भारत तो शुरू से रहा है। जी। भारत एक सबसे पुरानी लोकप्रिय हो रही है, संस्कृति रही मेरा है, ये सबसे कहना है पहली कि अच्छा हुआ संस्कृति है। कि कम से कम भक्तों का भ्रम तो टूटा। 2014 के बाद जो भक्त आकर के कहा करते थे कि 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद भारत विश्व गुरु बना, तो मेरे भाई ने ये स्वीकार किया कि भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। तो ये जो भक्तों के जो पहले भक्त जो जिस तरीके से मोदी जी को भगवान का दर्जा दे करके ये दिखाना चाहते हैं कि 2014 से पहले भारत के अंदर कुछ भी नहीं था, भारत की कोई पहचान नहीं थी, तो मेरे भाई ने ये स्वीकार कर लिया है कि भारत पहले भी विश्व गुरु था, आगे भी रहेगा और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। और ये जो मोदी जी ने जिस तरीके चाहे राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, बाय एनी चांस। देखिए भारत जो है वो हमेशा विश्व गुरु रहा है, ठीक है। और भारत को देख करके ही जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने देखा है कि किस तरीके से भारत ने तरक्की करी, क्या किया क्या नहीं किया। आप देखेंगे जिस समय भारत ने स्वतंत्रता ली थी उस समय हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या संसाधन से, उस संसाधनों को लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सारा काम मोदी जी ने नहीं करा। मोदी जी से पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे, उनके कार्यकाल को देखना पड़ेगा। तो सिर्फ ये कह देना भक्तों की भाषा के अंदर कि 2014 के बाद ही जो विकास हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है, तो 2014 के बाद विकास नहीं हुआ, विनाश की तरफ हम बढ़े हैं। 70 साल कांग्रेस का राज रहा है। कितनी प्रोग्रेस हुई इंडिया की। हमारी आर्मी जो उससे पहले कभी चाइना आके कुछ करती थी, कभी पाकिस्तान करती थी, आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज हमारी सेना उस मुकाम पे आई है मोदी जी के राज में, कि हम आमने सामने आंख मिला के उन्हें उनका। मोदी जी अपनी बीवी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मोदी जी ने कभी भी अपनी बीवी को क्यों छोड़े हुए हैं? माँ का टारगेट बना लेते हैं। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी बीवी का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल खुलासा किया हुआ। कहाँ खुलासा उनकी किया? बीवी आई थी, उनके दबाव वजह से वो बोल ही नहीं पाती, किसी पत्रकार के सामने आ नहीं पा रही हैं। वो प्रेशर है उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सब मिसलीडिंग वाली बात है। पूरी उसमें पूरी मीडिया के सामने था। उनकी वाइफ भी आई हैं, ठीक है, वो टीचर हैं, उनके साथ सब कुछ चलता है। और वो दोनों अगर अलग रह रहे हैं तो अपनी सर्व सहमति के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को दबा रहे, ठीक है। उनकी वाइफ ने उन्हें एक्सेप्ट किया है इस चीज़ के ऊपर। और आज मोदी जी जो हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पे है। कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं, वो नहीं किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस लगातार पिछले 10 साल से बार किए जा रही कि मोदी जी ने पत्नी को नहीं एक्सेप्ट किया, मोदी जी ने अपनी माँ के नाम पे राजनीति करते हैं। पर्सनल उंगली बार बार उठाई जा रही है, लेकिन जिस देश के लिए जो किया है मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, उस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ये वही देश है जो 10 साल पहले कहाँ खड़ा था। आज मोदी जी ने इसको अमेरिका, चीन उसके बराबर खड़ा किया है। तो ये विकास नहीं नज़र आ रहा है। बस नज़र आता है क्या कि मोदी जी की पत्नी कहाँ है, मोदी जी की माँ कहाँ है, मोदी जी के भाई ये हैं, मोदी जी के वो अमित शाह जी के ये वो हैं। लेकिन ये नज़र नहीं आता कि आज जो पूरा इतना राजमार्ग बना है, इतना सब कुछ विकास हो रहा है, इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसान को डायरेक्टली लाभ मिल रहा है। कांग्रेस तो कह रही है जी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि मोदी जी बस फीते काटने का काम करते हैं। मोदी जी फीते काटने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखनी पड़ती है, राजमार्ग बनाने पड़ते हैं। इनके उद्घाटन करने के लिए तो फीते काटने का नंबर तभी आएगा ना जब कोई राजमार्ग बनेगा, जब कोई फैक्ट्री बनेगी, जब कहीं विकास होगा, जब कहीं एम्स खड़ा होगा, तब जाके आप फीते काटोगे ना। अगर आप सिर्फ बोल दोगे फीते ऐसे नहीं कटते, पहले उस पर ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। मोदी जी ने काम करके दिखाया, कांग्रेस ने सिर्फ बातें करी। आज इतने 16-17 राज्यों में बीजेपी सरकार ऐसे ही नहीं बनी हुई है। उस सरकार के पीछे उन लोगों ने विश्वास जताया है और विश्वास के साथ हम खड़े हैं, मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, अब पूछिए कांधार किसके टाइम में हुआ? कांधार हाईजैक, ये गोधरा कांड किसके टाइम में हुआ? ये कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ है, ये बीजेपी के टाइम में हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और रही बात यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में मशीनरी किसकी? दिल्ली में सरकार बीजेपी की,
केंद्र में सरकार बीजेपी की, और ये इनके खिलाफ कंप्लेन गया था कि जो एबीवीपी कैंडिडेट है उस पर कुछ स्याही से मार किया गया था, कंप्लेन किया गया, कंप्लेन सुना नहीं गया। ऐसा कुछ था? ये वही मशीनरी है जिसने राहुल झांसला यादव को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उस मशीनरी पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। अगर ये मशीनरी गड़बड़ थी तो राहुल झांसला यादव कैसे जीत गया? आज मुझे इस बात का जवाब दें एनएसयूआई वाले, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले विश्वविद्यालय में बात करते देखिए, हैं। अगर आप इतिहास को टटोलेंगे, और मेरे भाई अगर इतिहास के अगर थोड़े अच्छे जानकार होते तो ये बात नहीं करते। 2009 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब उस समय सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाया था ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। सबसे पहले उन्होंने उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सम्मानजनक सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको फॉरवर्ड जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने करा था, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, सबसे पहले ये उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। और अगर आज कांग्रेस अगर इस बात को लेकर के क्वेश्चन उठाती है तो इनको लगता है कि नहीं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राहुल गांधी जी ने बताया किस तरीके से वोटर डिलीट किए गए, किस तरीके से वोट ऐड किए गए, और एक आदमी ने 3-3 जगह पे जाके अपने, यहाँ 4-4 जगह पे जाके अपने वोट बनवाए। तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? बताए ना। जब सीआईडी ने, कर्नाटक की सीआईडी ने उनसे जवाब मांगा कि आप 7 दिन के भीतर आप जवाब दीजिए, तो जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? बताए, इलेक्शन क्यों नहीं देती है? क्यों चुप्पी साध करके बैठे होते हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे 12 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है, तो वोट चोरी करके तो आप पूरे के पूरे भारत में अपनी सरकार बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। जब आपकी पूरी की पूरी मशीनरी आप कंट्रोल करके रख सकते हैं, ईडी को आप चला रहे हैं, सीबीआई को आप चला रहे हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे ये फंस सकता है। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, तो उस समय विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते थे तो उनके मुद्दों का क्या होता था? महाराष्ट्र में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे, ईडी उनके पास जाती थी, सीबीआई उनके पास जाती थी। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप बताइए। तो जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना करके रखा हुआ है कि आपके ऊपर हम आरोप लगाएंगे, आप हमारी पार्टी में आइए, आप धुल जाएंगे, और आपके ऊपर जो भी आरोप हैं, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, वो धुल जाएंगे और आप पाक साफ हो जाएंगे। और बात रही नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल चीज़ों के ऊपर, तब जब भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी के ऊपर पर्सनल अटैक करती है, राहुल जी के ऊपर पर्सनल अटैक करती है, तब इनको राइट टू प्राइवेसी याद नहीं आता। आज इनको राइट टू प्राइवेसी याद आता है कि मोदी जी की माता जी के बारे में नहीं कहना चाहिए, मोदी जी की बीवी के बारे में नहीं कहना चाहिए। तो वो भी उन लोगों के बारे में भी आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अपनी राइट टू प्राइवेसी प्यारी है तो दूसरे लोगों को भी अपनी राइट टू प्राइवेसी प्यारी। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत मतलब ट्रेंड कर रहा है, कहीं हैशटैग कि जैसा अध्यापक होगा वैसे उसके बच्चे होंगे, यानी कि, और उस पे नीचे फोटो आती है राहुल गांधी की और फिर हारे हुए लोगों की, एनएसयूआई की पूरी ऐसी फोटो रहती है। उसको जरा एक्सप्लेन करिए पिक्चर। देखिए, बात को समझिए। अगर इसका संदर्भ अगर हम कांग्रेस को छोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिठाएं तो नहीं, मुझे वही जानना है, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है और जनता भी यही जानना चाहती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के द्वारा ट्रेंड कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर थोपना चाहती है तो हम अपने ऊपर थोपने नहीं दे सकते। हमारे भारत के अंदर जो सबसे युवा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ठीक है। तो वो बीजेपी का आईटी सेल कुछ भी चलाएगा और वो सोचे कि वो सब कुछ ना कुछ मानते रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को अब समझना पड़ेगा कि भारत के जो नौजवान हैं, जो मोदी जी का जो उन्होंने गुब्बारा बनाया था कि मोदी जी आ गए हैं, देश का कायाकल्प हो गया, तो देश के युवाओं को समझ में आ गया कि किस तरीके से मोदी जी ने पिछले 11 सालों के अंदर देश का किस तरीके से नुकसान किया है। और भारत को जो विश्व गुरु की बात ये कही जाती है कि मोदी जी आए तो विश्व गुरु बन गया, तो विश्व गुरु पहले भी था, आगे भी और हमेशा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस्तीफा कब दे रहे हैं जी? 75 साल के हो गए हैं, अभी तक कोई डिसीजन उनका आया नहीं है क्या? और कोई कैंडिडेट नहीं बचा? 75 साल के हो गए हैं, 75 साल के बाद भाई 75 साल के हो गए हैं, क्या फिर से उनकी काउंटिंग शुरू से हो रही है क्या? हाई स्कूल और इंटर दोबारा पास करेंगे क्या? आखिर में आप बताइए, एनएसयूआई की हार के पीछे का राज क्या था? तो एक शेर से बता देता हूँ बिल्कुल कि हार की क्या वजह रही। कि मैं हजारों सच बोलूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो उसने हमें लाजवाब कर दिया झूठ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।